वेलकम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 6 जीव जगत की वर्कशीट। और इसमें पहला क्वेश्चन लेबलिंग का है, जिसमें आपको लिखना है कि ये सब जो चीज़ें दिखाई गई हैं ये क्या है, ये हवा कौन सी निकल रही है, कौन सी अंदर आती है, हरा पदार्थ कौन सा होता है, ये क्या है, ये सब आपको बताना है, जिससे कि पौधों में पोषण संभव हो पाया। यानी कि पौधों में पोषण की क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसको बताते हुए ये डायग्राम आपको कंप्लीट करना है। और यही है पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं, ये जो हवा बाहर निकालता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें दर्शाई गई है बेसिकली इस चित्र के द्वारा। और जो हवा बाहर निकलती है वो है ऑक्सीजन। जिस हवा का मतलब हवा में प्रेजेंट जिस गैस का पेड़ पौधे प्रयोग करते हैं भोजन बनाने में, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पर आप लिखेंगे CO2। और ये जो एक ये टाइप का मग है या फिर ग्लास है जिससे कि हम पानी दे रहे हैं मिट्टी को। पानी भी बहुत ज़रूरी है पौधों के बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, इसीलिए ये है पानी। यहाँ पर आप बॉक्स में लिखेंगे पानी। और हरी पत्तियों में ये है, हरी पत्तियाँ को लेबल कर रहा है, जिसमें हरा पदार्थ जो है उसका नाम है क्लोरोफिल। और ये है सौर ऊर्जा। सूर्य का प्रकाश भी बहुत आवश्यक है पेड़ पौधों के लिए, भोजन बनाने के लिए। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। जंतु शाकाहारी मतलब जंतु किस भोजन खाने के आधार पर किन किन कैटेगरी में उन्हें बांटा जा सकता है। तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी यानी कि जंतु जो अपना भोजन सिर्फ पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। मांसाहारी कुछ जंतु जो शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि मांसाहारी जो किसी और जंतु को खाते हैं या कह लीजिए किसी का मांस खाते हैं, दैट इज़ मांसाहारी। सर्वाहारी ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों और अन्य जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं, वो है सर्वाहारी, सब कुछ खाते हैं। ठीक है। ऑक्सीकरण क्या है, इसका क्या आवश्यकता है, ये आपका तीसरा प्रश्न है। तो यहाँ पर ये बेसिकली श्वसन है। और जब हम लंग्स से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं तो वो होता है श्वसन। और इसी ऑक्सीजन गैस जो है वो शरीर के अंदर फेफड़ों द्वारा ग्रहण की जाती है। और ऑक्सीजन द्वारा भोजन का जारण ऑक्सीकरण कहलाता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देता है हमारा शरीर, और ऊर्जा का प्रयोग हम वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ यानी कि जो दिन भर के कार्य होते हैं, दैनिक कार्य, उनको करने में इसी ऊर्जा का हम यूज़ करते हैं। यानी कि ये ऊर्जा हमें खाने से मिल रही है। जब खाना या हमने जो भोजन किया और ऑक्सीजन एक साथ रिएक्ट करते हैं, उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। और इससे प्राप्त होती है ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा शरीर बाहर निकाल देता है एक वेस्ट के तौर पर, और ऊर्जा का प्रयोग हम दैनिक जीवन के कार्य करने में करते हैं। तो इसकी यही आवश्यकता है कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। अब उत्सर्जन क्यों ज़रूरी है। जैविक क्रियाओं जैसे पाचन एवं श्वसन आदि के फलस्वरूप सभी जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, यानी कि जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो कि अनावश्यक और हानिकारक है। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ मलमूत्र, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब है। ठीक है। अब पांचवा प्रश्न, पेड़ पौधों में वृद्धि डैश तक होती है जबकि जंतुओं में डैश तक होती है।
तो इसका उत्तर है पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। यानी कि पेड़ पौधे उनके जीवन भर, उनके पूरे जीवन काल में वो लोग बढ़ते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, लेकिन जंतु एक निश्चित फिक्स्ड एज तक ही वो बढ़ पाते हैं। उसके बाद उनकी हाइट कुछ नहीं बढ़ती है, उनका शरीर नहीं बढ़ता है, वो एक निश्चित समय तक ही ग्रो कर पाते हैं। छठा प्रश्न है, प्रजनन किसे कहते हैं? पेड़ तथा जंतु में प्रजनन के कुछ उदाहरण बताओ। तो पौधों के बीज को मिट्टी में बो देने पर वह अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है। सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि पक्षियों के घोंसलों में एक नहीं मतलब कुछ अंडे होते हैं, यानी कि पक्षी अंडे देते हैं और उन अंडों में से ही छोटे छोटे बच्चे या चूजे बाहर निकलते हैं और वो उन्हीं के मतलब जो बिल्ली है तो वो बिल्ली को ही जन्म देगी, कुत्ता कुत्ते को जन्म देगा, गाय गाय को जन्म देगी, चिड़िया के अंडों में से एक चिड़िया ही निकलेगी, मनुष्य नहीं निकलेगा। तो जो भी जीव जंतु या पौधे होते हैं वो अपने ही प्रकार के जीवों को पैदा करने की या उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जिसको हम प्रजनन क्रिया कहते हैं। और इसी प्रजनन क्रिया का एक जरिया है कि आज तक पीढ़ियाँ चलती आ रही हैं और इतने सारे पशु पक्षी और मनुष्य हैं इस धरती पर, क्योंकि वो प्रजनन से ही संभव हो पाया है। और हमारे आसपास अनेक प्रकार के जंतु होते हैं, जिसमें से कुछ अंडे देते हैं और कुछ बच्चे पैदा करते हैं। मनुष्य बच्चे पैदा करते हैं और जो पक्षी हैं वो अंडे देते हैं, जो छिपकली है वो अंडे देती है और फिर उसमें से छिपकली निकलती है, मुर्गी अंडे देती है और गाय बिल्ली कुत्ते ये सब भी बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, 3 अंडे देने वाले तथा 3 बच्चे देने वाले जंतुओं के नाम लिखो। तो ये आप खुद से करेंगे क्योंकि ऐसा ही एक तालिका के रूप में भी दिया है आपकी बुक में, इसीलिए ये एक क्रियाकलाप है जो आप खुद करेंगे। ठीक है, 8वां प्रश्न, सजीव निर्जीव में अंतर के 5 बिंदु लिखो। तो इसको मैं, ये भी एक तालिका है वैसे आपकी बुक में, इसको मैं पढ़ के बता देती हूँ। और आपकी बुक में 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में 5 पॉइंट पूछा गया है, तो मैं 5 ही पॉइंट बताऊंगी। और बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस होते हैं सजीव और निर्जीव के बीच में, इसीलिए कोशिश करिए कि ये आपको जल्द से जल्द याद हो जाए। सजीव, इनमें पोषण की क्रिया होती है, निर्जीव इनमें पोषण नहीं होता है। कभी आपने देखा है टेबल चेयर खाना खा रही हो या वो बढ़ रही हो? अभी हमने छोटी सी टेबल बनाई, 1 साल हम देखें कि वो खुद ब खुद बड़ी हो गई, तो ऐसा नहीं होता ना। तो निर्जीव बढ़ते भी नहीं है, उनमें वृद्धि नहीं होती है क्योंकि उनमें जान नहीं होती है और उनमें पोषण नहीं होता है, वे भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये श्वसन, सजीव जो हैं वो श्वसन करते हैं, सजीव सांस लेते हैं। कहते हैं ना, अगर आप सांस ले रहे हैं मतलब आप जिंदा हैं, बंदा सांस लेना बंद कर दे मतलब वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो श्वसन, सांस लेना सजीव के लिए ही संभव है जो जी रहे हैं। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर हम लोगों के लिए छोड़ते हैं। निर्जीव सांस भी नहीं लेते। सजीव, इनमें वृद्धि होती है, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती, मैंने अभी बताया। छोटा सा बच्चा है, 1 साल बाद उसकी कुछ हाइट बढ़ जाएगी, उसका कुछ वेट बढ़ जाएगा, तो उनमें ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है, वो एक सजीव है। लेकिन टेबल हमने छोटी बनवाई तो वो 1 साल बाद खुद ब खुद बड़ी नहीं हो जाएगी। तो निर्जीव, क्योंकि उनमें जान नहीं है तो उनमें कोई भी ग्रोथ वृद्धि नहीं होगी। सजीव में उत्सर्जन की क्रिया होती है, मतलब वेस्ट मटेरियल भी बताया कि उत्सर्जन क्या होता है। निर्जीव में उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। सजीव में उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, मतलब कुछ भी अगर चेंज हुआ तो जैसे गरम कुकर को हमने छुआ तो हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं ना, तो यही है उद्दीपन या रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। सजीव प्रजनन क्रिया होती है, निर्जीव में प्रजनन क्रिया नहीं होती है। सजीव मतलब बच्चे पैदा करना या अंडे देकर अपने ही प्रकार के जीवों को उत्पन्न करना, वो सजीव ही कर सकते हैं। टेबल किसी और टेबल को उत्पन्न नहीं कर सकती।
अब है प्रश्न 9, सजीव निर्जीव छांटो। मतलब आपको ये जो चित्र बने हैं उसमें से बताना है कौन सी वस्तु सजीव है और कौन सी निर्जीव है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है पेड़, ये है गेंद, ये है मछली, ये है एक बुक किताब, ये कैक्टस का पेड़ है, ये पेंसिल है और ये घर है। तो ये सजीव है क्योंकि ये पेड़ है। बॉल निर्जीव है। मछली भी सजीव है, अंडे देती है और बच्चे पैदा होते हैं, मतलब अंडों से बच्चे निकलते हैं। घर निर्जीव है, पेंसिल निर्जीव है, बुक एक किताब भी निर्जीव है, कॉपी भी निर्जीव है, और कैक्टस भी एक पौधे का ही प्रकार है, तो ये भी सजीव है। ठीक है। प्रश्न 10, सही क्रम में लगाओ। ये है उगना, ये है मरना, ये है प्रजनन और ये है पैदा होना। तो इसका क्रम क्या है, मतलब कौन सी चीज़ पहले होगी? अच्छा, सबसे पहले तो पैदा होंगे तभी तो मरेंगे। ठीक है, इसीलिए सबसे पहली चीज़ है कि हमने बीज बोया। ठीक है, सबसे पहले हम मिट्टी में बीज डालते हैं तभी उसमें से पौधा उगता है ना, बिना बीज डाले तो पौधा नहीं उगेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमने बीज डाला, यानी कि पैदा होना। उसके बाद जब ये पैदा हुआ तब ये थोड़ा बहुत उगना शुरू होगा, इसकी वृद्धि होगी क्योंकि ये एक सजीव चीज़ हो जाएगी। उसके बाद ये उगेगा और उगने के बाद ये प्रजनन होगा, क्योंकि जब वृद्धि होगी तो फिर वो अपने जैसे और जीवों को उत्पन्न करेगा। तो उसके बाद प्रजनन है और फिर लास्ट में वो मर जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, ये है सही क्रम। शरीर को बनाने वाली छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं। जीव का शरीर एक कोशिका से बना, जिनको निग्न मतलब नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जो कि दृश्य नहीं होते हैं आंखों से, उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। और इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। प्रश्न 12, जंतुओं का वर्गीकरण। तो यहाँ पर संरचना के आधार पर, मेरुदंड के आधार पर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, वास स्थान के आधार पर और प्रजनन विधि के आधार पर जंतुओं का विभिन्न तरीकों से वर्गीकरण किया जाता है। और उसी के अनुरूप आपको यहाँ पर इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है। और हर एक का यहाँ पर देखिए उदाहरण लिखा है, मतलब हर एक का उदाहरण भी आपको लिखना है जहाँ तक पॉसिबल हो सके। तो संरचना के आधार पर एक कोशिक और बहुकोशिक में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक कोशिक के उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। बहुकोशिक के उदाहरण हैं मेढक, हाइड्रा, घोंघा, मछली, मनुष्य। मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर 2 तरीके हैं वर्गीकृत करने के। अकशेरुकी जंतु, जिसके उदाहरण हैं कीड़े मकोड़े, केचुआ, तिलचट्टा, घोंघा आदि। और दूसरा है कशेरुकी जंतु, जिसका उदाहरण है मछली, मेढक, पक्षी और गाय। फिर प्रजनन के आधार पर 2 कैटेगरीज हैं इसमें भी। अंडयुज यानी कि अंडे देने वाले जंतु, और जिसका उदाहरण है मछली, मेढक, छिपकली, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सर्प यानी कि सांप। और दूसरा है जरायुज यानी कि जो बच्चे पैदा करते हैं, और उसका उदाहरण है मनुष्य, चूहा, खरगोश, बकरी, बिल्ली, गाय, कुत्ता। ठीक है, वास स्थान के आधार पर 3 कैटेगरीज हैं। जलीय जंतु जो जल में रहते हैं, वायवीय जंतु जो वायु में उड़ते हैं जैसे पक्षी, और स्थलीय जंतु जो कि स्थल यानी कि जमीन पर रहते हैं। जलीय जंतु जल में रहने वालों का एग्जाम्पल है मछली। स्थलीय जो ज़मीन पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, उसका उदाहरण है कुत्ता, बकरी, मनुष्य, बिल्ली, गाय। ठीक है, और ऐसे जंतु जो जल और स्थल दोनों पर अपना जीवन बिता सकते हैं उन्हें उभचर्य जंतु कहते हैं, जैसे मेढक और कछुआ, उभयचर जंतु। ठीक है, ये 4th कैटेगरी है वास स्थान के आधार पर। अब प्रश्न 13, पौधों का वर्गीकरण करना है।
ये भी 3 चीज़ों के आधार पर हो सकता है, पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर और आयु के आधार पे। ठीक है, तो पुष्प के आधार पर पुष्पी पौधे हैं जो कि पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर गुलाब, सरसों, सूरजमुखी, आम, कुमुदनी आदि। और इसमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट दिखाई देता है, उगे हुए होते हैं, पूरी तरीके से विकसित। दूसरा है अपुष्पी पौधे, जिनमें कभी भी पुष्प नहीं लगते, फूल कभी भी नहीं आते हैं, जैसे कवक, शैवाल, फन। ठीक है, और आकार के आधार पर शाख, झाड़ी, वृक्ष, ये सब इसकी तरीके हो सकते हैं। आयु के आधार पर 3 तरीकों से वर्गीकृत है। 1 वर्षीय पौधे जो 1 वर्ष के कुछ महीनों के भीतर ही फलने फूलने लगते हैं और अंत में सूख कर समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण चना, मटर, गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार। द्विवर्षीय पौधे जो 2 वर्ष के भीतर ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। पहले वर्ष में पौधे में जड़, तना, पत्तियां विकसित होती हैं और द्वितीय वर्ष में यानी कि दूसरे वर्ष में पुष्पन, फलन, बीजों का निर्माण होता है और फिर वो नष्ट हो जाते हैं। और इसका उदाहरण है केला। बहुवर्षीय पौधे जो कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। इनके संपूर्ण जीवन काल में फल और फूल लगते रहते हैं और इसका उदाहरण है शाक, झाड़ी, वृक्ष। तीनों ही तरह के पौधे होते हैं ये, जैसे दूब, घास, गुलाब, आम, कटहल। फिर प्रश्न 14, पूर्ण विकसित पौधे कौन कौन से हैं? अभी बताया। पूर्ण विकसित पौधे हैं पुष्पी पौधे। जड़, तना, पत्ती का अभाव रहता है तो वो है अपुष्पी पौधे। पौधे के जमीन के अंदर का भाग होता है रूट, है ना। अंदर का भाग है जड़ तंत्र या जड़, और जमीन के ऊपर का भाग है परोह तंत्र। प्रश्न 15, अब ये एक सरसों का पौधा है जिसके अलग अलग पार्ट्स आपको लेबल करने हैं और इसका लेबल्ड पार्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। 5 सेकंड के लिए स्क्रीन पॉज रहेगी और तब आपको इसका चित्र दिखेगा। प्रश्न 16, ये भी लेबलिंग है और इसका भी मैं आपको 5 मिनट में चित्र 5 सेकंड के लिए पॉज करके चित्र दिखा दूंगी और इसका चित्र भी आपको 5 सेकंड के लिए दिखेगा एक एक करके। तो अब हम देखते हैं इसका ये वाले क्वेश्चन। मुख्य जड़ से निकली पतली शाखाएं। तो मुख्य जड़ से जो निकलती हैं पतली पतली शाखाएं उनको कहते हैं द्वितीय जड़ें। इनसे पुनः निकलने वाली शाखाओं को कहते हैं तृतीयक जड़ें। और मूसला जड़ जमीन में गहराई तक जाती है और मिट्टी में फैलकर मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखिए ये है पीपल की पत्ती का बाहरी संरचना और इसके जो नीचे वाले क्वेश्चन है अब हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पर्णफलक तथा पर्णा आधार के बीच गंठलनुमा भाग डैश कहलाता है। तो पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक है और पर्णफलक और पर्णाधार के बीच गंठलनुमा भाग पर्णवृंत कहलाता है। पर्णवृंत। ठीक है, हरे रंग द्वारा पत्तियों का ऊर्जा का अवशोषण करती हैं। हरे रंग द्वारा पत्तियां ऊर्जा का अवशोषण करती हैं। पत्ती की सतह पर अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। इन छिद्रों द्वारा पत्तियां श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं कर सकती हैं। ठीक है, तीसरा है ये एक
कपाह रूपी पुष्प की संरचना, इसका भी लेबल्ड आपको चित्र अभी दिख जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल विकसित होता है। अंडाशय इसका उत्तर है। प्रश्न 17, शंकुरूप, इन सब का आपको परिभाषा या जो भी आप जानते हैं इनके बारे में वो आपको लिखना है। तो शंकुरूप, गाजर की जड़ें ऊपर की ओर मोटी और नीचे की ओर क्रमशः पतली होती हैं। यही जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं शंकुरूप। ठीक है। फिर है टंकुरूप। मूली की जड़ ऊपर और नीचे दोनों ही ओर पतली हो जाती है, उसे कहते हैं तर्कु रूप। और फिर है कुंभी रूप। तो शलजम की जड़ें घड़े जैसी होती हैं। तो शलजम आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार सा होता है ना, तो शलजम की जड़ें और फिर नीचे जड़ें ऐसी होती हैं, ये इस प्रकार कौन सा। तो शलजम की जड़ें जो होती हैं वो नीचे से घड़े जैसी हो जाती हैं, इस रूप को कहते हैं कुंभी रूप। डहेलिया शकरकंद की जड़ें भोजन एकत्र होने से फूलकर कंद में बदल जाती हैं। कंद इस प्रकार लिखेंगे, क आधा न और द। फिर है प्रतान। तो प्रतान क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। कमजोर तने से पतली पतली धागे नुमा संरचनाएं जो निकलती हैं उन्हें प्रतान कहते हैं। ये आधार के चारों ओर लिपटकर आरोहण में सहायता करती हैं, जैसे अंगूर और मटर। तो ये वर्कशीट भी यहाँ कंप्लीट होती है।